नमस्ते। वेलकम टू फैंटम दास्तान। आज हम आपके लिए लाए हैं एक बहुत ही रोमांचक दास्तान, द एनफील्ड मॉन्स्टर। हाँ बिल्कुल, एनफील्ड मॉन्स्टर। ये कहानी वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हम बात कर रहे हैं 1973 की, अमेरिका के इलिनॉय स्टेट की। वहाँ एक छोटा सा कस्बा है, एनफील्ड। और पता है, इलिनॉइस में ना उस टाइम वैसे भी अजीब बातें सुनने में आ रही थीं। अच्छा, किस तरह की बातें? अरे कभी आसमान में अजीब लाइट्स दिखना, कभी वो फैंटम ब्लैक पैंथर्स की कहानियां, कभी थंडरबर्ड्स। मतलब माहौल थोड़ा बना हुआ था पहले से। तो मतलब वो एरिया थोड़ा वियर्ड स्टफ के लिए जाना जाता था पहले से। एग्जैक्टली। पर एनफील्ड में जो हुआ ना अप्रैल 1973 में, वो इन सबसे कहीं ज्यादा अजीब और डरावना था। सोचिए, एनफील्ड इलिनॉइस 1973 का एकदम शांत छोटा सा गांव जैसा, एकदम पीसफुल जगह। और फिर अचानक 25 अप्रैल 1973, हाँ वो रात। उस रात कुछ ऐसा होता है जो मतलब उस कस्बे की शांति हमेशा के लिए भंग कर देता है। वहीं से शुरू होती है ये दहशत भरी कहानी। और कहानी की शुरुआत होती है एक बच्चे से। ग्रेग गैरेट नाम था उसका। रात के करीब 9 बज रहे थे। वो बच्चा अपने घर के पीछे मतलब लॉन में खेल रहा था, जुगनू पकड़ रहा था। बिल्कुल नॉर्मल सी रात थी उसके लिए, यू नो। हाँ, एकदम नॉर्मल, जब तक कि वो चीज वहां नहीं आ गई। हाँ, अचानक से हाँ, ग्रेग को लगा जैसे कोई तेजी से उसके पीछे से आया और सीधा उसके पैरों पर चढ़ गया। क्या? पैरों पर चढ़ गया? हाँ, और हमला इतना तेज और अजीब था कि उसके पैरों में जो टेनिस शूज थे ना, वो फट गए, जैसे किसी ने किसी तेज चीज से काट दिए हों। अरे बाप रे, उस बच्चे की क्या हालत हुई होगी? सोचो। और उसने जो देखा, वो डिस्क्रिप्शन सुन के ही डर लगता है। उसने बताया कि वो जो क्रीचर था, वो कोई 4-5 फीट लंबा रहा होगा। अच्छा। उसके हाथ बहुत छोटे छोटे थे, टाइनी आर्म्स जैसे, और उन पर पंजे थे, क्लॉज। और क्या? स्किन उसकी चिपचिपी सी, स्लाइमी, ग्रे रंग की बताई। पर सबसे अजीब बात, क्या? उसकी 3 टांगें थीं। 3 टांगे? सीरियसली? ये कैसे? हाँ, 3 टांगे, और उनपे भी नुकीले पंजे थे। और आंखें बताई टॉर्च लाइट जितनी बड़ी, लाल या गुलाबी रंग की, चमकती हुई। ओह माय गॉड, ये तो किसी हॉरर मूवी जैसा लग रहा है। जाहिर है वो बच्चा तो बुरी तरह डर गया। चीखता चिल्लाता रोता हुआ घर के अंदर भागा। उसके पेरेंट्स, मिस्टर और मिसेस गैरेट, वो उसे देखकर सन्न रह गए। वो समझ गए होंगे कि कुछ सीरियस हुआ है। बिल्कुल, क्योंकि वो जानते थे कि ग्रेग ऐसी ही कहानियां बनाने वाला बच्चा नहीं है। वो समझ गए थे कि उनके बेटे ने कुछ बहुत ही डरावना देखा है। और मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है ना? उसी रात कुछ और भी हुआ था। हाँ, यही तो बात है। लगभग उसी समय जब ग्रेग के साथ ये सब हुआ, उसी रात उनके पड़ोसी हेनरी मैकडैनियल के घर पर भी कुछ गड़बड़ चल रही थी। मैकडैनियल, ओके। हेनरी और उनकी पत्नी जब रात को घर लौटे, तो उनके बच्चे लिल और हेनरी जूनियर वो बहुत डरे हुए थे। अच्छा, बच्चों ने क्या देखा? बच्चों ने बताया कि कोई चीज दरवाजे पर और खिड़की में लगे एयर कंडीशनर पर खरोच मार रही थी, जैसे अंदर आने की कोशिश कर रही हो। बाप रे, बच्चों ने भी महसूस किया? हेनरी को पहले तो लगा कि बच्चे शायद डर गए हैं, ऐसे ही बोल रहे होंगे। लेकिन फिर उन्होंने खुद दरवाजे पर एक अजीब सी खरोचने की आवाज सुनी, एक पेक्यूलियर स्क्रैचिंग साउंड। बिल्कुल वैसी जैसी बच्चे बता रहे थे। हाँ, हेनरी ने सोचा शायद कोई आवारा कुत्ता या बिल्ली होगी, अंदर आना चाह रही होगी। तो उन्होंने दरवाजा खोल दिया। और सामने जो खड़ा था, उसे देखकर हेनरी मैकडैनियल के तो होश ही उड़ गए। कौन था? वही प्राणी। हेनरी ने जो हुलिया बताया वो बिल्कुल ग्रेग गैरेट के डिस्क्रिप्शन से मैच करता था। 3 टांगे, छोटा सा शरीर, सीने के पास से निकले 2 छोटे हाथ, टॉर्च लाइट जैसी बड़ी बड़ी 2 गुलाबी आंखें। साइज भी वैसा ही? हाँ, कद करीब 4.5 फीट और रंग ग्रे। हेनरी बाद में चिल्लाकर बोले थे वो घर में घुसने की कोशिश कर रहा था। ओह, कोई भी डर जाए। फिर क्या किया हेनरी ने? वो फौरन पीछे हटे, दरवाजा जोर से बंद किया, अंदर भागे, अपनी टॉर्च लाइट उठाई और साथ में अपनी .22 पिस्टल निकाल ली। पिस्टल? ओके, वो तैयार थे मतलब? हाँ, हिम्मत जुटाई और फिर से दरवाजा खोला। और इस बार उन्होंने गोली चला दी। एक नहीं, पूरी 4 गोलियां दागी उस प्राणी पर। 4 गोलियां सीधा उस पर? क्या उसे लगी? हेनरी को पूरा यकीन था कि कम से कम पहली गोली तो उसे लगी ही थी, पक्का लगी थी। तो
तो वो गिर गया, घायल हुआ। नहीं, यही तो सबसे डरावनी बात है। गोली लगने के बजाय उसने एक जंगली बिल्ली की तरह, वाइल्ड कैट की तरह जोर से फुफकारा, हिस किया। क्या? फुफकारा? हाँ, और फिर वो ऐसी लंबी लंबी छलांगे लगाने लगा, लॉन्ग लीप्स, के हेनरी देखते रह गए। कुछ सोर्सेज कहते हैं 50 फीट, कुछ कहते हैं 75 फीट, सिर्फ 3 छलांगों में। 50 से 75 फीट 3 छलांग में? ये तो इम्पॉसिबल लगता है ना? और फिर वो पास की रेल की पटरियों और घने पेड़ों की तरफ अंधेरे में गायब हो गया। सोचकर ये अजीब लग रहा है। 3 टांगों वाला प्राणी गोलियां लगने के बाद फुफकार रहा है और इतनी लंबी छलांगे लगा रहा है। हेनरी का क्या रिएक्शन था? वो इतने हैरान और डरे हुए थे कि उन्होंने फौरन लोकल पुलिस को फोन मिला दिया। पर मौके पर पहुंची इलिनॉइस स्टेट पुलिस की टीम। अच्छा, स्टेट ट्रूपर्स आए, फिर जांच शुरू हुई होगी। हाँ, पुलिस ने जांच शुरू की। उन्होंने घर की बाहरी दीवार, वो जो साइडिंग होती है, उस पर ताजे खरोचों के निशान देखे। खरोचे? मतलब कुछ तो था वहां जो दीवार खरोच रहा था? हाँ, चलो ये एक सबूत हुआ। बिल्कुल। और फिर उन्हें मिले वो अजीब पैरों के निशान, फुटप्रिंट्स, घर के पास मिट्टी में। पैरों के निशान कैसे थे वो? यही तो सबसे अजीब था। देखने में किसी कुत्ते के पंजे जैसे लगते थे, लेकिन हर पंजे में 6 उंगलियां थीं, 6 टोज। 6 उंगलियां? डॉग जैसा निशान पर 6 उंगलियां, ये क्या था? पुलिस वाले भी चकरा गए। ऐसे 3 निशान मिले उन्हें। 2 निशान करीब 4 इंच चौड़े थे और तीसरा वाला, जो शायद उसकी तीसरी टांग का रहा होगा, वो थोड़ा छोटा था। पुलिस ने पहले कभी ऐसे निशान नहीं देखे थे। पर एक मिनट, पुलिस को हेनरी की बात पर यकीन था? मतलब इतनी अजीब कहानी? यही तो प्रॉब्लम थी। कई पुलिस ऑफिसर हेनरी की बात पर शक कर रहे थे, उनमें स्केप्टिसिज्म था। उन्हें लग रहा था हेनरी शायद घबराकर कुछ भी कह रहे हैं। लेकिन उन्हें ग्रेग गैरेट वाली घटना का तो पता था ना, जो सिर्फ आधा घंटा पहले हुई थी। उसके फटे जूते, कपड़े। पता था, बिल्कुल पता था। पर शायद इसलिए कि ग्रेग की घटना वाली जगह पर उन्हें उस वक्त कोई और सुराग नहीं मिला था, तो वो शायद दोनों घटनाओं को ठीक से जोड़ नहीं पा रहे थे। ये थोड़ा अजीब है पुलिस का रवैया। खैर, फिर क्या हुआ? क्या वो प्राणी दोबारा दिखा? हाँ, मामला कुछ दिन शांत रहा। लगा शायद खत्म हो गया, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। कुछ ही दिन बाद 6 मई 1973 की सुबह फिर से? हाँ, हेनरी मैकडेनियल का उस प्राणी से दोबारा सामना हुआ। सुबह के करीब 3 बज रहे थे। रात के 3 बजे? कैसे? उनकी नींद खुली पड़ोस के कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज से। उन्हें लगा कुछ गड़बड़ है। उन्होंने खिड़की से बाहर झांका और उनके रोंगटे खड़े हो गए। वही प्राणी फिर से पास की रेल की पटरियों के पास दिख रहा था। ओह, इस बार क्या किया उसने? इस बार का एनकाउंटर पहले से अलग था। इस बार वो प्राणी किसी हड़बड़ी में नहीं था। वो बस आराम से पटरियों पर धीरे धीरे चल रहा था, जैसे टहल रहा हो। तो हेनरी ने फिर गोली चलाई? नहीं, इस बार हेनरी ने गोली नहीं चलाई। उन्होंने उसे कुछ मिनटों तक देखा। फिर वो प्राणी वैसे ही आराम से उछलता हुआ, कैजुअली बाउंस अवे, अंधेरे में गायब हो गया। ये तो और भी अजीब है। इस बार वो शांत था, क्यों? पता नहीं, लेकिन अब तक 3 बार उसे देखा जा चुका था। 2 बार हेनरी ने, 1 बार ग्रेग ने। अब हेनरी मैकडेनियल के लिए चुप रहना मुश्किल था। हाँ, अब तो बताना ही था सबको। बिल्कुल। हेनरी ने अब खुलकर लोगों को अपने अनुभव बताने शुरू कर दिए। और फिर जो हुआ, वो उस छोटे शांत कस्बे के लिए बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। क्या हुआ? मीडिया आ गई? मीडिया और कौन नहीं। जैसे ही एनफील्ड हॉरर या एनफील्ड मॉन्स्टर की कहानी अखबारों और रेडियो तक पहुंची, एनफील्ड में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। सैलाब? मतलब बहुत लोग आ गए? अरे, हर तरह के लोग। खुद को मॉन्स्टर हंटर्स कहने वाले शिकारी आ गए, अपनी बंदूकें लेकर। न्यूज चैनल्स की गाड़ियां, रिपोर्टर्स, कैमरास। हो। कुछ वैज्ञानिक भी पहुंचे, साइंटिस्ट्स, अपनी जिज्ञासा मिटाने। और ढेरों सिर्फ तमाशबीन, क्यूरियोसिटी सीकर्स, जो बस देखना चाहते थे कि ये माजरा क्या है। एनफील्ड अचानक एक सर्कस जैसा बन गया। ये तो कस्बे वालों के लिए मुश्किल हो गया होगा। बहुत ज्यादा। ये भीड़, ये मीडिया का फ्रेंजी, इससे कस्बे का माहौल बिगड़ने लगा। स्थानीय शेरिफ रॉय पोशार्ड जूनियर, वो परेशान हो गए। उन्हें कस्बे की सेफ्टी की चिंता होने लगी। तो उन्होंने कुछ किया? उन्होंने हेनरी मैकडेनियल को बुलाकर चेतावनी दी। कहा कि अगर तुमने इस मॉन्स्टर के बारे में बातें करना बंद नहीं किया, तो तुम्हें पब्लिक न्यूसेंस फैलाने के जुर्म में अरेस्ट कर लेंगे। क्या? हेनरी को धमकी दी? पर हेनरी माने? नहीं, हेनरी डरे नहीं।
उन पर शेरिफ की धमकियों का कोई असर नहीं हुआ, वो अपनी बात पे टिके रहे। लेकिन दूसरी तरफ कस्बे के आम लोग इस बाहर से आई भीड़ से और खासकर उन हथियारबंद थ्रिल सीकर से बहुत परेशान और डरे हुए थे। सोचो ना। छोटे से कस्बे में इतने अनजान लोग, वो भी हथियारों के साथ घूम रहे हैं। हाँ, माहौल तो खराब हो ही गया होगा। बिल्कुल। शेरिफ पोशार्ट को फिर सख्ती दिखानी पड़ी। उन्होंने कम से कम 5 ऐसे शिकारियों को गिरफ्तार किया जो रात में जंगल में गोलियां चला रहे थे। गोलियां चला रहे थे? क्यों? वो कह रहे थे कि उन्होंने किसी हेरी ग्रे थिंग, मतलब किसी बालों वाली ग्रे चीज पर गोली चलाई है। बालों वाली ग्रे चीज? ये नया डिस्क्रिप्शन कहाँ से आया? हाँ, जब उन्हें जज के सामने पेश किया तो जज ने तो कहा कि ये लोग सिर्फ हंगामा करने आए थे, आउट टू रेज हेल। पर उन शिकारियों ने क्या कहा? उनमें से 2 शिकारी, माइक मॉगल और रॉजर टैपे, उन्होंने कसम खाकर कहा कि उन्होंने वाकई एक ग्रे बंदर, ग्रे मंकी जैसा कुछ तेजी से झाड़ियों में भागते हुए देखा था। अब ये सच था या बचने का बहाना, कौन जाने, पर इसने कहानी को और उलझा दिया। मतलब अब एक बालों वाली ग्रे चीज या ग्रे बंदर का भी एंगल आ गया। और इसी दौरान कुछ और भी हुआ था ना, कोई रेडियो वाला था? हाँ बिल्कुल, उसी दिन 6 मई को, जिस दिन हेनरी ने दूसरी बार प्राणी को देखा था, एक और दिलचस्प वाकया हुआ। रिक रेनबो नाम के एक सज्जन थे। रिक रेनबो? हाँ, वो पड़ोसी राज्य इंडियाना के कोकोमो शहर के WWKI रेडियो स्टेशन के न्यूज़ डायरेक्टर थे। वो अपने 3 दोस्तों के साथ एनफील्ड में ही थे इस कहानी को कवर करने। अच्छा, वो भी इन्वेस्टिगेट कर रहे थे? हाँ, वो लोग मैकडैनियल के घर के पास ही एक पुराना वीरान पड़ा घर था, अबैंडन्ड हाउस, उसके आसपास छानबीन कर रहे थे। और तभी उन्हें कुछ दिखा। क्या दिखा? वही प्राणी? उन्होंने लगभग 5.5 फीट लंबा, ग्रे रंग का, कुछ झुका हुआ सा, स्टूप्ड ओवर सा एक सिलुएट देखा, जो जंगल की तरफ अविश्वसनीय तेजी से भागा, अननेचुरल स्पीड। फिर से हुई तेजी? क्या वो उसे ठीक से देख पाए? नहीं, ज्यादा क्लियर नहीं। वो इतनी तेजी से भागा कि पलक झपकती ही नजरों से ओझल हो गया, और उसकी पीठ उनकी तरफ थी और वो कुछ छाया में भी था। तो डिटेल्स मिसिंग थे। बस इतना बता पाए कि ग्रे था, झुका हुआ था और बहुत बहुत तेज था। लेकिन रिक रेनबो ने कुछ और भी दावा किया था ना, आवाज के बारे में? हाँ, यही तो सबसे रहस्यमयी बात है। रिक रेनबो ने दावा किया कि जब वो प्राणी भाग रहा था तो उसने एक बहुत ही डरावनी चीख निकाली, एक ईरी श्रीक या अनगॉडली स्क्रीम्स, और रेनबो ने ये चीख अपने टेप रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड कर ली। तो रिकॉर्ड कर लिए मॉन्स्टर की आवाज? ये तो बहुत बड़ा सबूत हो सकता था। क्या वो रिकॉर्डिंग पब्लिक हुई? नहीं, अफसोस, वो टेप रिकॉर्डिंग कभी भी पब्लिक में रिलीज नहीं की गई। क्यों नहीं की, ये भी एक मिस्ट्री है। हाँ, ये तो सस्पेंस और बढ़ गया। हाँ, हालांकि रेनबो के इस दावे के बाद अगले कुछ दिनों में कई और लोगों ने भी मैकडैनियल के घर के पास, खासकर रेल की पटरियों के नजदीक, वैसी ही अजीब, दिल दहला देने वाली चीखें सुनने की बात कही। अब वो चीखें क्या थीं, किसकी थीं, पता नहीं। तो मतलब देखे जाने की घटनाएं, निशान और अब ये डरावनी चीखें, मामला बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया था। ऐसे में कोई एक्सपर्ट आया था क्या इस केस को देखने? हाँ बिल्कुल। अब इस कहानी में एंट्री होती है क्रिप्टोजूओलॉजी की दुनिया के एक बहुत बड़े नाम की, लोरेन कोलमैन। लोरेन कोलमैन, हाँ मैंने सुना है इनका नाम। वर्ल्ड रिनाउंड क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हैं जो अनजाने प्राणियों पर रिसर्च करते हैं। एग्जैक्टली। कोलमैन खुद इस मामले की तहकीकात करने एनफील्ड पहुंचे। वो जानना चाहते थे कि आखिर चल क्या रहा है। और उन्होंने क्या पाया, क्या जांच की उन्होंने? उन्होंने गवाहों से बात की, हेनरी मैकडैनियल, गैरेट परिवार, शायद रिक रेनबो से भी मिले हों। उन्होंने मैकडैनियल के घर की दीवार पर वो खरोचें देखीं, उनकी जांच की। वो हर पहलू को समझना चाहते थे। और उनका क्या कहना था? लोरेन कोलमैन ने भी वहां कुछ अजीब अनुभव किया। उन्होंने बाद में लिखा कि उन्होंने खुद उस इलाके में अजीब, चीखने जैसी, बैंशी लाइक आवाजें सुनी। उन्होंने भी सुनी? मतलब वो चीखें सच थी? ऐसा उनका कहना था। और उनका निष्कर्ष, वो खुद हैरान थे, बिविल्डर्ड। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एनफील्ड में आखिर हो क्या रहा है। अगर लॉरेन कोलमैन जैसा एक्सपर्ट हैरान था तो मतलब मामला वाकई बहुत पेचीदा था। बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि कोलमैन की जांच और इस बढ़ते मीडिया अटेंशन के बाद धीरे धीरे एनफील्ड मॉन्स्टर को देखे जाने की घटनाएं कम होती गईं। और फिर वो प्राणी जैसे आया था वैसे ही गायब हो गया। उसे फिर कभी नहीं देखा गया। गायब हो गया मतलब उसके बाद कोई साइटिंग नहीं हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं, जैसे हवा में गायब हो गया हो। लेकिन एक और कनेक्शन की बात थी ना, कोई माउंट वर्नन कनेक्शन? हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है।
एक और कनेक्शन है जो इस रहस्य को और गहराता है। ये कनेक्शन जुड़ता है एनफील्ड से करीब 40 मील दूर माउंट वर्नन नाम के एक और इलिनॉयस कस्बे से। माउंट वर्नन, अच्छा 40 मील दूर, वहां क्या हुआ था? बात है 1941-1942 की, यानी एनफील्ड की घटना से लगभग 30 साल पहले। 30 साल पहले, ओके। माउंट वर्नन में भी एक रहस्यमयी उछलने वाले जानवर की, मिस्टीरियस लीपिंग बीस्ट की खबरें फैली थीं। लोगों ने उसे देखा था? उसका हुलिया कैसा था? क्या वो एनफील्ड मॉन्स्टर जैसा था? 3 टांगे थी? नहीं, 3 टांगों की बात तो नहीं थी, लेकिन कुछ समानताएं थीं। उसे देखने वालों ने उसे कुछ बबून जैसा, बबून लाइक बताया था। और उसकी खासियत थी उसकी अविश्वसनीय कूदने की क्षमता। कहा जाता था कि वो एक छलांग में 20 से 40 फीट तक कूद सकता था। 20 से 40 फीट, बापरे! एनफील्ड वाले से भी ज्यादा। उसने क्या किया था? माना गया, लोग बहुत डरते थे उससे। तो क्या ये हो सकता है कि ये दोनों, माउंट वर्नन वाला और एनफील्ड वाला, एक ही प्राणी हो या एक ही तरह के प्राणी हो? जगह पास हैं, दोनों अजीब दिखते हैं और दोनों की कूदने की क्षमता कमाल की है। ये एक दिलचस्प पॉसिबिलिटी है ना? कि शायद इलिनॉयस के उस हिस्से में कोई ऐसा अजीब कूदने वाला प्राणी दशकों से घूम रहा था। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स माउंट वर्नन क्रीचर को डेविल मंकी नाम के एक दूसरे क्रिप्टिड से ज्यादा जोड़ते हैं। डेविल मंकी? हाँ, पर एनफील्ड और माउंट वर्नन के बीच ये संभावित लिंक इस रहस्य को और गहरा जरूर कर देता है। तो अब हमारे पास क्या-क्या है? गवाह हैं ग्रेग गैरेट, हेनरी मैकडैनियल, रिक रेनबो और उसके दोस्त। निशान हैं दीवार पर खरोचें, वो 6 उंगलियों वाले पैरों के निशान। डरावनी चीखें हैं जिन्हें सुना गया रिकॉर्डिंग का दावा भी है। एक एक्सपर्ट क्रिप्टोजोलॉजिस्ट हैरान है और एक पुराना 30 साल पहले का कनेक्शन भी है। लेकिन फिर भी सवाल वहीं का वहीं है, ये था क्या आखिर? बिल्कुल। अब इसका विश्लेषण करते हैं। देखो, 1978 में इस पूरे केस की एक स्टडी हुई थी। अच्छा, क्या निकला उसमें? उसमें पाया गया कि असल में सिर्फ 3 ही फर्स्ट हैंड विटनेस थे जिन्होंने प्राणी को देखने का पुख्ता दावा किया: ग्रेग, हेनरी और रिक रेनबो वाला ग्रुप। बाकी जो ढेरों कहानियां फैली वो ज्यादातर लोकल न्यूज और गॉसिप का नतीजा थीं। जैसे वो होता है ना, गेम ऑफ टेलीफोन, बात एक से दूसरे तक पहुंचते पहुंचते बदल जाती है। हाँ, ये तो होता है। और सबूत, फिजिकल प्रूफ का क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है मेरे लिए। एग्जैक्टली, लैक ऑफ फिजिकल प्रूफ। उन खरोचों की साफ तस्वीरें क्यों नहीं ली गईं? उन अजीब पैरों के निशानों के प्लास्टर कास्ट क्यों नहीं बनाए गए? ग्रेग गैरेट के वो फटे हुए जूते, वो एक अहम सुराग हो सकते थे, उन्हें क्यों नहीं सहेजा गया? सही बात है। अगर किसी पर हमला हुआ तो वो एक तरह से क्राइम सीन ही हुआ ना, तो वैसी जांच क्यों नहीं हुई? बिल्कुल, ये सवाल बहुत अहम है। बिना पुख्ता सबूतों के ये सिर्फ एक डरावनी कहानी रह जाती है। तो फिर क्या थियरीज हो सकती हैं? क्या हो सकता है? कई थ्योरीज हैं। पहली तो है मिस आइडेंटिफिकेशन की, गलत पहचान। मतलब हो सकता है लोगों ने किसी आम जानवर को ही अंधेरे में या घबराहट में कुछ और समझ लिया हो। जैसे? क्या हो सकता है? जैसे? क्या वो कोई भागा हुआ कंगारू हो सकता था? किसी सर्कस से या प्राइवेट कलेक्शन से भागा हुआ? कंगारू 2 पैरों पर कूदता है, शायद अंधेरे में 3 टांगे लगी हों। पॉसिबल है। हाँ, या कोई बड़ा कुत्ता या कोयोट। हाँ, या शायद कोई भालू जो अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया हो, बेयर ऑन हाइंड लेग्स। अंधेरे में उसकी सिलुएट शायद अजीब लगी हो, या फिर कोई बड़ा उल्लू या कोई और बड़ा पक्षी। लेकिन क्या ये थ्योरीज हेनरी ओप्रेक के इतने मिलते जुलते डिस्क्रिप्शन को समझा सकती हैं? खासकर वो 3 टांगों वाली बात? मुश्किल है, पूरी तरह से एक्सप्लेन नहीं करती। इसीलिए दूसरी थ्योरी आती है, होक्स थ्योरी, धोखाधड़ी। मतलब? किसी ने जानबूझकर ये सब किया। हाँ। क्या ये लोकल टीनेजर्स की शरारत थी? कोई कॉस्ट्यूम पहनकर लोगों को डरा रहा था? या फिर जैसा कि कई बार छोटे शहरों में होता है, टूरिज्म बढ़ाने के लिए जानबूझकर फैलाई गई अफवाह, मॉन्स्टर आएगा तो लोग आएंगे, पैसा आएगा। ये भी हो सकता है, पर क्या इसके खिलाफ कोई तर्क है? हेनरी मैकडैनियल कस्बे के सम्मानित आदमी थे, लोग उनकी बात मानते थे। वो क्यों ऐसी कहानी बनाएंगे? फिर मैकडैनियल और गैरेट, जिन्होंने प्राणी को अलग अलग देखा, उनके विवरणों में काफी समानता थी। ये कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता अगर ये होक्स होता। और वो खरोचें, वो निशान, क्या वो भी होक्स का हिस्सा थे? पॉइंट है। तो अगर ये गलत पहचान नहीं थी, होक्स नहीं था, तो फिर क्या था? अब आती है वाइल्ड थ्योरीज। हाँ, जेन्युइन अननोन एंटिटी थ्योरीज।
क्या ये वाकई कोई अनदेखी प्रजाति थी, अनडिस्कवर्ड स्पीशीज, कोई ऐसा प्राइमेट या जानवर जिसके बारे में साइंस को पता ही नहीं? या उससे भी आगे कोई प्रागैतिहासिक प्राणी, सर्वाइविंग प्रीहिस्टोरिक क्रीचर जो किसी तरह बच गया हो। और कुछ लोग तो इसे और भी आगे ले जाते हैं, पैरानॉर्मल दायरे में। क्या ये कोई दूसरी डायमेंशन से आया प्राणी था, इंटर डायमेंशनल बीइंग, जो गलती से हमारी दुनिया में आ गया? ये सब सुनने में बहुत फिल्मी लगता है, पर जब लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलते तो दिमाग कहीं भी जाता है। हमें उस समय के साइकोलॉजिकल और सोशोलॉजिकल फैक्टर्स को भी देखना होगा। ये 70 का दशक था, बिगफुट की कहानियां जोरों पर थीं, क्रिप्टिड्स में लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही थी। तो क्या ये मास हिस्टीरिया था, एक ने देखा तो सबने देखना शुरू कर दिया, या सोशल कंटेजियन? या फिर सिर्फ पावर ऑफ सजेशन? जब मॉन्स्टर की कहानी फैली तो लोगों को रात में हर परछाई में मॉन्स्टर ही दिखने लगा। ये भी मुमकिन है। और एक बहुत बड़ा सवाल, बायोलॉजिकल इम्प्रॉबेबिलिटी, 3 टांगे। हाँ, ये बायोलॉजिकली कितना संभव है? क्या प्रकृति में एवोल्यूशन के जरिए 3 टांगों वाला कोई कॉम्प्लेक्स प्राणी विकसित हो सकता है और जिंदा रह सकता है, एक सस्टेन्ड एवोल्यूशनरी ट्रेट के तौर पर? लगता तो नहीं। 2 टांगे, 4, 6, 8 ये सब समझ आता है, पर 3 ये नेचर के नियमों के खिलाफ सा लगता है। बिल्कुल। तो ये सारे पहलू, ये सारी थ्योरीज इस केस को सुलझाने के बजाय और उलझा देती हैं। हमारे पास गवाह हैं पर सबूत नहीं, थ्योरीज हैं पर कोई भी थ्योरी सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन नहीं करती। तो मतलब एनफील्ड हॉरर आज भी अमेरिकन क्रिप्टोजोलॉजी का एक बड़ा अनसुलझा रहस्य बना हुआ है, एक पहेली जिसका जवाब शायद कभी नहीं मिलेगा। हाँ, और इसका कल्चरल इम्पैक्ट भी पड़ा है। एनफील्ड मॉन्स्टर पे कई किताबों में लिखा गया है, डॉक्यूमेंट्रीज में जिक्र हुआ है। ये एनफील्ड की लोकल फोकलोर का हिस्सा बन गया है। इसे इलिनॉइस के दूसरे क्रिप्टिड्स के साथ गिना जाता है। जैसे और कौन से हैं इलिनॉइस में? जैसे मर्फिसबरो मड मॉन्स्टर, कोहोमो। इनका जिक्र भी 1972-73 के आसपास ही आता है। ऐसा लगता है कि 70 की शुरुआत में इलिनॉइस में वाकई कुछ बहुत अजीब चल रहा था। ये केस ये भी दिखाता है कि कैसे प्री इंटरनेट युग में सिर्फ अखबारों, रेडियो और आपसी बातचीत से एक छोटे से कस्बे का लोकल रहस्य पूरे देश की कल्पना पर छा सकता था। और अंत में वही सवाल बचता है, अप्रैल और मई 1973 में एनफील्ड इलिनॉइस में असल में हुआ क्या था? क्या वो कोई अनदेखा जानवर था, किसी की शरारत थी, सामूहिक भ्रम था, या कुछ और जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते? और सबसे डरावना सवाल, क्या वो चीज जो भी वो थी आज भी कहीं बाहर है? हो सकता है वो एनफील्ड से चली गई हो, या हो सकता है वो अब भी उन्हीं जंगलों में कहीं छुपी हो। ये एक ऐसा विचार है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी इस जानी पहचानी दुनिया के अंधेरे कोनों में और कौन-कौन से रहस्य छुपे हो सकते हैं। सच में एक अनजाना डर जो शायद हमारी समझ से बिल्कुल परे है। Okay, so we hope you liked today's mystery. For more such talks, subscribe to our channel Phantom Dastan.